हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वर्धन एकेडमी। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमारे चैनल पे सीटेट के जो पेपर हैं, मैथ्स के पेपर और ईवीएस के पेपर ऑलरेडी सॉल्व कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग ये जो सीडीपी का है, ऑनलाइन जितने भी पेपर हुए हैं उसमें जो सीडीपी वाला पोर्शन है, ठीक है, प्राइमरी और जूनियर दोनों में, तो उसे हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर है आपका, ये है 28/12/2022 वाला। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में बोला गया, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर किशोरावस्था। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय पूछा जा रहा है, यानी कि हम यहाँ पे चाइल्डहुड से एडल्टहुड वाला जो टाइम ड्यूरेशन है उसे हमें देखना होगा। ठीक है, तो देखिए, पहली बात तो यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की यहाँ बात नहीं की जा रही, क्योंकि हमें मेनली एज का जो है पता करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था और किशोरावस्था। किशोरावस्था यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हम लोग एडल्टहुड तक पहुँचने की बात कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि बाल्यावस्था का भी रोल हो सकता है, क्योंकि अलग अलग जितने भी जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बाल्यावस्था की ड्यूरेशन को डिवाइड किया है। कुछ लोगों ने कहा है कि बाल्यावस्था 2 में डिवाइड है, पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, तो उसको 6 से 9 या 9 से 12 के जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें डिवाइड कर दिए। जैसे ई हर्लॉक है, उन्होंने कहा है कि जैसे उन्होंने भी ऐसे ही प्री और पोस्ट में ही अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है। इसी में ही कोल मनोवैज्ञानिक एक है जिन्होंने बाल्यावस्था को 3 पार्ट में डिवाइड किया, जैसे अर्ली जो है चाइल्डहुड, ठीक है, मिडल और पोस्ट चाइल्डहुड। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बात करनी है, अगर यहाँ पे एक, ये मेरा बताने का मेन मकसद ये था कि अगर यहाँ पे पोस्ट वाली चाइल्डहुड की बात करी जाती तो यहाँ पे किशोरावस्था को नहीं लेते, क्योंकि हम यहाँ बता रहे चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक, यानी कि एडल्टहुड की शुरुआत। तो जब यहाँ पे पोस्ट वाली जो है टाइम ड्यूरेशन नहीं दी गई है, तो सिंपली हम क्या बोलेंगे, एडल्टहुड यानी किशोरावस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक, जैसे हम लोग कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स, के उपयोग की आवश्यकता होगी? ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, सुई में धागा डालना, चलना और दौड़ना। तो देखिए, यहाँ पे 2 तरीके की यहाँ पे मोटर स्किल्स जो होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं। एक होती है सूक्ष्म पेशीय कौशल, ठीक है, और एक होती है स्थूल गामक, वही स्थूल पेशीय कौशल। तो यहाँ पे जो सूक्ष्म वाली होती है उसमें जो हाथों की उंगलियां होती हैं, हाथों और पैरों की उंगलियां जो है, उससे जो हमें काम करना होता है उसका काम यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्रश से पेंटिंग करना ये हाथ का काम है, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना ये भी हम लोग हाथों की उंगलियों से ही करते हैं, सुई में धागा डालना भी हम हाथों से ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे चलना और दौड़ना जो है, यानी कि यहाँ पे जो ग्रॉस मोटर वाली जो स्किल्स होती हैं, इनमें आपकी पूरी बॉडी जो है वो एक्टिव रहती है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है, जैसे गेम खेलना, फेंकना, दौड़ना, कूदना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आपका सही आंसर होगा चलना और दौड़ना। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में देखिए, इसमें दिया गया समाजीकरण की प्रथम संस्था है। तो पहला दिया है परिवार, स्कूल, दोस्त, मीडिया। तो देखिए, बच्चा जब बड़ा होता है तो सबसे पहले उसका इंटरेक्शन बड़ा क्या, वो जैसे ही अपनी सराउंडिंग को पहचानने लग जाता है तो उसका सबसे पहले इंटरेक्शन किससे होता है, अपनी फैमिली मेम्बर से। फैमिली में ही अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, उनकी भाषाएं अलग अलग होती हैं, मतलब कुछ ना कुछ फ़र्क देखने को मिलता है। तो पहला समाजीकरण उसको कहाँ मिलता है, परिवार में मिलता है। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोला गया है, यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया है, कार है, इसमें सजीव गुण होते हैं, ये क्या कहलाती है? अगर इस तरीके का फीचर देखने को मिल रहा है, या मान लो अगर जैसे बच्चे छोटे हैं तो अक्सर करके उनको जब चोट लग जाती है तो हम लोग ये कहते हैं कि मतलब टेबल को हमने मार दिया, टेबल से चोट लग गई, तो वो मतलब उनको ऐसा लगता है कि हमने मार दिया तो उसको चोट लग गई। ठीक, तो ये जो भावनाएं होती हैं सजीव गुण वाली, रियलिस्टिक एक जो है उनको दिखाना कि इसमें भी लाइफ होती है, इस सोच को क्या कहते हैं? इसको जीववादी सोच कहते हैं। ठीक है, एनिमिस्टिक थिंकिंग। नेक्स्ट, ये है असर्शन रीज़न, इसमें देख लीजिएगा, यहीं पे खाली अभी कथन देखते हैं। ठीक है, तो कथन में क्या कहा है, 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तन की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है।
पानी भर रही है लेकिन बर्तन की जो मेजरमेंट है उसको नहीं समझ पा रही है। कारण यहाँ पे ये बताया गया है, जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। अगर हम जीन पियाजे के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, तो उन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी। पहली वाली जो चारों स्टेजेस के एक बार हम नाम आपको बताते हैं ताकि समझाने में आसानी हो, ठीक है। संवेदिक पेशी अवस्था, जिसको हम सेंसरी मोटर कहते हैं, जो वही जिसकी टाइम ड्यूरेशन बर्थ से 2 वर्ष तक रहती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल 2 to 7 ईयर, और इसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 12 ईयर। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशन 12 to 15 ईयर। यहाँ क्वेश्चन ये कहा गया है कि वो बर्तन की ऊंचाई और चौड़ाई में ध्यान नहीं रख पा रही है, मेजरमेंट मतलब पानी डालते समय में मात्रा को वो बर्तन की वजह से कंफ्यूज हो गई है कि कितना हमने जो है वाटर मतलब उसकी मेजरमेंट में उसका बराबर गया है कि नहीं, ठीक है। ये जो कंडीशन होती है ये किस में आती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो यहाँ पे दी गई है, ठीक है। यानी कि वो जो बच्ची होगी वो 2 से 7 वर्ष की होगी, और उसमें मेनली क्या होगा कि क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था अनुकरण, चित्र निर्माण, इन सब और भाषा, इन सब पर खासकर इसमें बात की जाती है। लेकिन तार्किक चिंतन में जो बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं वो तार्किक चिंतन में अनभिज्ञ होते हैं, मतलब अनजान होते हैं, वो तार्किक चिंतन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, क्योंकि वो तार्किक चिंतन नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में आपका कथन और कारण दोनों सही है, और जो ये कारण है वो कथन की व्याख्या भी सही कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, इसमें बोला गया है संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है। यहाँ भी बच्चों को जब उनकी ज़रूरत पड़ रही है तो उनकी हेल्प की जा रही है, तो हेल्प करने वाली जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग पाड़ या फिर इसके फोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके फोल्डिंग का मतलब ये होता है कि जब छात्र सीख रहे होते हैं, वैसे तो ये इसके फोल्डिंग का जो है थॉट दिया था, या वही मतलब थॉट कहेंगे, ये वाइगोत्स्की ने सबसे पहले इसको दिया था, ठीक है। इसमें मेनली काम यही है कि छात्रों को सीखने के समय में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जब टीचर उसमें थोड़ी बहुत भी हेल्प कर देते हैं ताकि इससे वो आगे बढ़ सकें, इसी को हम इसके फोल्डिंग बोलते हैं। ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। नेक्स्ट है एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे देखिए, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। तो वाइगोत्स्की यहाँ पे क्या कह रहा है, बच्चों की शिक्षा मतलब उनकी शिक्षा के लिए सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए, क्रिया प्रसूत अधिगम होना चाहिए, रटंत अधिगम होना चाहिए, या फिर निष्क्रिय अधिगम होना चाहिए। वाइगोत्स्की के अनुसार यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो वाइगोत्स्की का मेनली यहाँ पे कहना है कि देखिए, रटंत अधिगम ये तो नेगेटिव है, निष्क्रिय अधिगम ये भी नेगेटिव है, ये दोनों तो पहले ही कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है क्रिया प्रसूत, जिसे ऑपरेंट लर्निंग कहते हैं, या सहयोगात्मक अध्ययन। तो बच्चों को सीखने के लिए उनको सहयोग जब दिया जाएगा, कोलैबोरेट उनके साथ किया जाएगा, तो वो अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। ताकि जो मतलब वाइगोत्स्की का मेनली यही कहना है सहयोगात्मक अधिगम में, कि बच्चे मिलजुल करके सीखें, एक दूसरे की हेल्प करके वो सीखें। तो यही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, यह बोला गया कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। मतलब वो अपने बिहेवियर पे, उसके बिहेवियर का जो उसका जो है मतलब कारण निकलेगा, जो या जो उसका परिणाम आएगा उस पर नहीं ध्यान दे रहा है, बल्कि वो ये देख रहा है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। तो ये जो स्टेज है वो कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक चरण है, पूर्व परंपरागत चरण है, परंपरागत चरण है, या पश्च परंपरागत चरण है, पोस्ट प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार देखें तो इनका नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो 3 स्टेप में है, ठीक है। पहला है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो यहाँ पे जो बात करी जा रही है कि बच्चा अपना परिणाम को देखने के बजाय वो ये देख रहा है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, ठीक है। ये जो कंडीशन है ये आती है आपकी कन्वेंशनल स्टेज जो होती है, यानी कि परंपरागत स्टेट, ठीक है। तो इस स्टेज में जब बच्चा जो कि 10 से 13 वर्ष का होता है, इसमें वो ये मतलब कोई भी काम अगर वो करता है तो ये सोचता है कि लोग हमारी प्रशंसा करें, इस वजह से वो कुछ काम ऐसा नहीं करता है कि जिससे माता पिता की नज़रों में उसकी इज्जत या उसकी रेपुटेशन पे कुछ आँच आए, ठीक है। तो वो इसी तरीके से वो समाज के दायरे में रह करके वो अपना काम करता है। तो यहाँ पर मेन आंसर हमारा है परंपरागत चरण। नेक्स्ट है, ओके। तो देखिए, ये वाला दिया गया, एक प्रगतिशील जो कक्षा है वो कैसी, प्रोग्रेसिव क्लासरूम कैसा होना चाहिए। परीक्षा केंद्रित होती है, पाठ्यपुस्तक केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, या विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें
कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम वही होती है जो कि विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक पूरी क्लास में सारे स्टूडेंट एक जैसे तो नहीं होते, लेकिन हम अगर सभी स्टूडेंट्स की उनकी एबिलिटी के अनुसार उनकी हेल्प करें या उनके हिसाब से उनको सिखाएं तो हमारी जो क्लास है वो प्रोग्रेसिव होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता है। एज अ टीचर हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए। हार्वर्ड गार्डनर जो है इन्होंने बुद्धि का सिद्धांत दिया था, तो यहाँ पे देखिए उसके पास कौन सी होगी, भाषाई होगी, स्थानिक होगी, पारस्परिक अंतर्व्यक्तित्व वाली होगी या अंतः व्यक्तित्व होगी। ठीक है, तो अब चूंकि हार्वर्ड गार्डनर जो है इनकी जो बुद्धि का जो सिद्धांत है, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस भी हैं। सबसे पहले जो इन्होंने दिया था वो 7 टाइप की बुद्धि थी जो कि 1983 में दिया था। फिर धीरे धीरे 1998 में 8 तरह की मतलब बुद्धि का प्रकार हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार 8 तरह का हो गया और 2000 तक की ये 9 टाइप की हो गई। तो इन्हीं बुद्धि के सिद्धांत में जो यहाँ पे बताया गया कंडीशन कि रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता है और हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार इसकी जो अगर ये परामर्श कर रही है, ठीक है, तो इसकी बुद्धि कैसी होगी, तो इसकी बुद्धि होगी पारस्परिक अंतर व्यक्तित्व यानी इंटरपर्सनल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये बोला गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों के संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो केवल, क्योंकि ये एनईपी की बात की जा रही है, तो देखिए एक मिनट, हाँ देखिए केवल क्षेत्रीय भाषा का ये यूज़ करेंगे जो शिक्षण अधिगम जब हो रहा होगा, केवल हिंदी भाषा का, केवल अंग्रेजी भाषा की, बच्चों की मातृभाषा का। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमेशा इस चीज़ पर फोकस करती है और ये अभी वाली जो 2020 वाली जो है वो न्यू स्कीम कहती है कि बच्चों की मातृभाषा को आपको खासकर ध्यान देना है, 1st to 5th तक के आपको मातृभाषा पर मेजॉरिटी में फोकस करना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है 12। हाँ, तो 12 क्वेश्चन में देखिए इसमें बोला गया 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए इसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है, यहाँ पे एक देखिएगा, ऑप्शन देख लेंगे अपने आप समझ आ जाएगा। जेंडर भूमिका में लचीलापन दिखाया जा रहा है, लिंग समता है, लिंग रूढ़िबद्धता है, लिंग प्रासंगिकता है। देखिए पहली बात तो जेंडर भूमिका में लचीलापन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक तरीके से कि कभी उनको सपोर्ट किया जा रहा है लड़के को, कभी लड़की को सपोर्ट किया जा रहा है, तो लचीलापन तो हमें यहाँ बिल्कुल दिख नहीं रहा। लिंग समता देखा जाए तो दोनों को इक्वल रखा जा रहा है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर लिंग रूढ़िबद्धता की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे एकदम साफ साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि कहा इनकी माँ ने कहा है फुटबॉल तो केवल लड़के ही खेलते हैं, मतलब लड़कियाँ फुटबॉल नहीं खेल सकती हैं, लड़कियाँ तो सिर्फ गुड़ियाँ ही जो है खेलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लिंग पर खासकर फोकस जो है किया गया है, तो ये एक रूढ़िबद्धता वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए इसमें बोला गया बच्चों का नामीकरण उन्हें वर्गों में बांटता है। 13 क्वेश्चन है ये, अर्थपूर्ण। अब यहाँ पे बोला गया बच्चों का जो नामीकरण है, नॉमिनेशन जब किया जाएगा तो उन्हें वर्गों में बांट देगा। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुसाधित करेगा, बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा, सभी बच्चों की अधिगम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सकारात्मक रणनीति है, बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें बोला गया है कि बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। अब एक क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर हम उनको उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम उनको ग्रुप्स में बांट देंगे तो बच्चों के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ उनके अंदर डेवलप होने लगती है, वो होती है बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देना। हो सकता है कि कुछ बच्चे जिनको गरीबी या फिर उनको उनकी कास्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ग्रुप में बांटना कई सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, तो जैसे वो क्या कहते हैं क्लास में जो सेक्शंस बांट दिए जाते हैं तो उसमें कभी कभी कुछ स्कूल्स में आपने देखा होगा कि सेक्शंस ऐसे भी रखे जाते हैं कि अच्छे घर से आए हुए या अच्छे माइंड के जो बच्चे होते हैं उनको अपर सेक्शन में रखा जाता है और जो काफ़ी वीक होते हैं उनको लोअर सेक्शन में रखा जाता है। तो ये सब क्या होता है, ये बच्चों में हीनता, निगेटिवनेस एक तरीके से पैदा करती हैं कि हम उनके बराबर नहीं हैं सेम क्लास में, लेकिन हमें कुछ आता नहीं है, और उनमें सीखने की लाचारी उत्पन्न हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखिए सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं। कंटिन्यूअस जो यहाँ पे इवोल्यूशन होता है वो क्या है, विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना, बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली, क्योंकि स्कूल में बच्चे खाली पढ़ने नहीं जाते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ जो कराई जा रही हैं, उनके मैनर्स में क्या बदलाव आ रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं, बोलने के तरीके में, मैनर्स में, एक्टिविटीज़ में, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से। तो यहाँ पे बच्चों के व्यापक विकास की जुड़ी स्कूली गतिविधियाँ के आकलन में सभी जितने भी पहलू हैं उनको शामिल करना, यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देखिए, इसमें है प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं जिससे हम टेस्टिंग कर सकें। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी, योगात्मक मूल्यांकन करने में, रचनात्मक मूल्यांकन करने में, मानकीकृत मूल्यांकन करने में, या मानक संदर्भित मूल्यांकन करने में। तो देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जांच करने वाले प्रश्न यूज़ किए जा रहे हैं ना, तो जांच करने वाले जो प्रश्न होते हैं वो बच्चों की एबिलिटी, उनकी क्षमता को देखने के लिए चेक किए जाते हैं कि कितना उन्होंने सीखा या किस कैपेसिटी में वो सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का ये जो मूल्यांकन होता है इसे हम रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, तो जिसे फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें है एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है। ठीक है, बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना, केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना, बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना और उनका पृथक्करण कर देना, ये तो बिल्कुल नेगेटिव है। खास ज़रूरत वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना व सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए, ये भी बिल्कुल गलत बात है। नहीं तो उनको अगर ऐसा किया जाएगा तो स्कूल भेजने की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। तो देखिए इन सब में जो सबसे करेक्ट आंसर है वह है फर्स्ट, बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना और उनका ख्याल रखना। समावेशी शिक्षा का मतलब ही यहाँ पे ये है कि हर तरीके के बच्चे वहाँ जाएंगे और टीचर का ये यहाँ पे कर्तव्य बनता है कि वो सभी बच्चों को उनकी एबिलिटी के अनुसार उनकी जो प्रॉब्लम आ रही है उसको चेक करें और उनकी हेल्प करें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 में देखिए, तो यहाँ क्वेश्चन 17 में देखिए, इसमें कहा गया है विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए। हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना, सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, अप्रत्यक्ष निर्देशन देना, विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना। ठीक है, तो अगर हम इनकी करेक्ट आंसर पर अगर हम ध्यान दें तो हमारा सही आंसर है 3, यानी 1, 3 और 5। कैसे, पहले वाले में बोला गया हर विद्यार्थी को स्वीकारना और व सम्मान देना, तो जाहिर सी बात है समावेशी शिक्षा में हर तरीके के बच्चे होंगे, फिजिकल जो है डिसऑर्डर वाले भी बच्चे इसमें रहते हैं, तो अगर हम सम्मान नहीं देंगे तो उनके अंदर नेगेटिवनेस आएगी, तो हमारी समावेशी शिक्षा का कोई मतलब नहीं हुआ। दूसरा, तो ये तो पहला सही हो गया। फिर बोला गया है तीसरा वाला ना, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, जब हम बच्चे से सही तरीके से बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, तभी तो वो अपने डर को दूर कर पाएगा हमारी मदद लेकर के। 5th वाला है विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना, उन्हें इतना फ्री रखना कि वो अपने जो डाउट्स हैं उनको पूछ सकें और क्लियर कर सकें उसे। ठीक है, तो 3rd वाला सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें देखिए क्वेश्चन 18, तो इसमें बोला गया एक विद्यार्थी जिसे दृष्टि बाधिता है कि विशिष्ट ज़रूरतों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला है विविध तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए, कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए, बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए। पहली बात तो जब वो दृष्टि बाधित है तो जितनी भी देखने वाली चीज़ें उनको देख ही नहीं पाएगा, चाहे वो मूक फिल्में हों, ठीक है, चाहे वो वर्कशीट हो, चाहे वो दृश्य प्रस्तुतिकरण हो। तो जो हमारा सही आंसर है वो सेकंड वाला कि स्पर्श वाली या हस्तकौशल वाली सामग्री जो है वो उनको उपयोग में लानी चाहिए। क्वेश्चन 19 है, इसमें देखिए
सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? स्वलीनता, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य। इसको हम लोग एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इसमें मैंने ये चीज़ देख ली है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशली हम अगर इनएक्टिव है, ठीक है, सोशली इनएक्टिव है, तो जब सोशली इनएक्टिव है तो बात भी नहीं कर पाएंगे, मौखिक संप्रेषण में भी चुनौती आएगी, तो वो इसमें से क्या हो सकता है? तो इंग्लिश में देख लीजिए, यहाँ बोला गया डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया। ये दोनों तो हो ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हम लिखना या कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, है ना। अब दो पढ़ा है यहाँ पे, दूसरा है अटेंशन डिफेक्ट हाइपरसिटी डिसऑर्डर और है ऑटिज्म। तो यहाँ पे मेन जो हमारा सही आंसर है वो है ऑटिज्म, ठीक है। ऑटिज्म का यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ऑटिज्म के अगर हम लक्षण देखें तो उसमें मेनली ये होता है कि बच्चा जो है वो समाज में अपने आप को एक्टिव नहीं कर पाता, वो लोगों के सामने जाने से डरता है, उसके अंदर ये भय आ जाता है कि वो जो है कुछ बोल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता। तो ये सारे लक्षण होते हैं ऑटिज्म के, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें है शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो भी आता है वह बनाएं, और इसके माध्यम से वो बच्चों में को बढ़ावा देना चाह रही है। किसको बढ़ावा? सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, रटना रोट मेमोराइजेशन, असहयोग या अनुशासनहीनता। ये तीनों तो नेगेटिव पॉइंट हैं, हो ही नहीं सकते, है ना। तो हमारा पहला वाला क्या हो जाएगा? सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। तो अगर हमको इस तरीके का एक्टिविटी करवा रहे तो हम उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 21, ठीक है। तो देखिए 21 में बोला गया है बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता, संवेगात्मक कौशल, अमूर्त तर्क। तो अगर देखा जाए तो इसमें ये चारों जो कौशल हैं इन सब पे ध्यान देना चाहिए बच्चों का, क्योंकि बच्चे बचपन में ही जितना सीखते हैं, मतलब जितनी तेज़ी से बचपन में सीखते हैं उतना फिर वो आगे जा कर के नहीं सीखते हैं। ये चार कौशल उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3। शारीरिक फिजिकल जो है इनका डेवलपमेंट होना चाहिए, सामाजिक डेवलपमेंट होना चाहिए, संज्ञानात्मक उनके संज्ञान में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, संवेग भी यहाँ पे जो है संवेगात्मक डेवलपमेंट भी होना चाहिए। अमूर्त तर्क क्या? क्योंकि बच्चे तो पहले मूर्त से सीखेंगे ना, चीज़ें देख करके सीखेंगे, फिर अमूर्त चिंतन करेंगे। तो अभी बच्चे क्या हैं? बच्चे अभी बच्चे हैं, मतलब अभी प्रारंभिक उनका स्तर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22। इसमें देखिए, इसमें है रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना। जो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम होता है उसमें अर्थपूर्ण सीखना कैसा है? जानकारी के भंडारण का उपयोजन से होता है, मतलब अर्थपूर्ण अगर बच्चा सीख रहा है तो जानकारी उसके पास भरी हुई है तब। अन्वेषण व अंतःक्रिया के दौरान खोज की प्रक्रिया कर रहे हैं। इनाम व सज़ा के प्रयोग में होता है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि नेगेटिव जितने भी पॉइंट होते हैं वहाँ पे जो हमारी अगर एनईपी की बात करें या हमारी जितने भी एनसीएफ वगैरह ये सब जो होते हैं, जितने भी नेगेटिव पॉइंट होते हैं उनको पहले ही गलत कर देते हैं, ठीक है। तो इनाम और सज़ा, तो सज़ा जहाँ पे आए वहाँ वो आंसर गलत। बारंबार वेधन तथा अभ्यास होना, यहाँ पे मतलब प्रैक्टिस कराना, रिपीटेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए रचनावादी जो कंस्ट्रक्टिव कक्षा होती है वहाँ पे ध्यान दिया जाता है अन्वेषण व अंतःक्रिया के दौरान खोज की प्रक्रिया पे ध्यान देना। तो यहाँ पे मेनली हमको एक्सप्लोरेशन करना है, इंटरेक्शन करना है कंस्ट्रक्टिव जो क्लासरूम है इसमें, ठीक है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 23 है। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। एक शिक्षिका एक बच्ची, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, एक शिक्षिका यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक। एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए, यह मतलब उसकी जो टीचर है वो उस बच्ची की मदद करने के लिए उसे इशारे दे रही है, ठीक है, कि इशारे से उसको बता रही है कि ये नहीं ये काम करो। ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो जाहिर है अभी हम लोग ने पढ़ा था इससे पहले वाले आंसर में, पाड़ कहेंगे, इसके फोल्डिंग कहेंगे, क्योंकि बच्चे के सीखने के समय में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, टीचर उसकी हेल्प कर रही है, तो इस प्रोसेस को इसके फोल्डिंग या फिर पाड़ बोला जाता है। नेक्स्ट है हाँ कथन कारण। यहाँ पे देखिए पहला जो कथन है इसमें कहा जा रहा है एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है, ठीक है। मतलब अगर जो संवाद वाली जो है प्रोसेस हो,
ठीक है, क्लास में। तो उसके लिए वो क्या कर रही हैं, आसपास के पर्यावरण से उदाहरण वो शामिल कर रही हैं। दूसरा है कि इसमें बोला जा रहा है कि तर्क रीज़न दिया जा रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, बच्चों को अगर हमें सिखाना है, और वो भी क्या सिखाना है, संवाद सिखाना है। संवाद सबसे ज़्यादा हेल्प किसमें करता है, सोशल जो इंटरेक्शन होता है या सोशल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें, सामाजिक जो है डेवलपमेंट में, ठीक है। तो अब यहाँ पे संवाद वो करवा रही हैं। अब अगर हमें संवाद में बच्चों को जो है उनका इम्प्रूवमेंट लाना है, यानी उनको अच्छा करना है उसमें, तो हम जाहिर सी बात है पर्यावरण से जितना ज़्यादा अटैच होंगे उतना ज़्यादा अच्छे बच्चे अच्छे से सीखेंगे। तो रीज़न भी इसका सही है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगा ये प्रोसेस, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। क्वेश्चन 25 में देखिए क्या दिया गया, निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा। समस्या को सही से पहचानना, ये भी सही है, हेल्प करेगा ये। समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, ये तो बहुत ज़्यादा मदद करेगा। वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना, पारंपरिक जहाँ पे आ जाए, यानी कि वही जो पहले से चली हुई जो चीज़ें आ रही हैं और वहाँ पे कहा है स्थिर रहना, यानी उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो बच्चे क्या ही सीखेंगे। तो यही क्या है, उनके बच्चे की जो सीखने में या समस्या समाधान में जो बाधा उत्पन्न करता है वो ये तरीका जो होता है ये करता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 देखिए। इस कथन में क्या दिया गया है, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ व त्रुटियाँ शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं। असफलता कैसे हो सकती है भाई, बच्चे जब तक ये त्रुटियाँ यानी गलतियाँ नहीं करेंगे तब तक कि वो आगे सीखेंगे कैसे। तो कथन तो यहाँ पे हमें पूरा गलत लग रहा है, फिर भी आगे देख लेते हैं रीज़न क्या बता रहा है। बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती है तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। ऐसा अगर हो जाए बच्चा पैदा होने के बाद ही वो जो अगर रो रहा है, भूख लगने पर भी वो रो रहा है, तो उसे किसी ने ये थोड़ी ना बोला है कि तुम रो। उसके अंदर इतनी वो पैदाइशी मतलब पैदा होते ही उसके अंदर ये एबिलिटीज़ होती हैं, ये क्षमताएँ होती हैं कि उसको भूख लगने पर रोना है, ठीक है। तो ये तो वो तो उसके जो है जो वो पैदाइशी जो उसकी जो वो क्षमता होती है वो तो है ही। अब इसके आगे तो वो धीरे धीरे और बढ़ती चली जाती है, तो ये भी कारण भी यहाँ पे गलत है। तो हमारा सही आंसर जो है वो 4th है, ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन 27, इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है, ठीक है। इमोशन की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो देखिए, इमोशन की अगर बात करें तो क्रोध एंगर इमोशन है, प्यार इमोशन है, भय इमोशन है, स्मृति मेमोरी इमोशन नहीं है। यही सही आंसर है। क्वेश्चन 28 देखिए, इसमें बोला गया है प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक संप्रेषण को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती हैं। आंतरिक इंक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। तो इसमें देखिए, हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करें, ये कभी कभी मतलब गलत भी हो सकता है, ठीक है, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालेगा। अवांछनीय व्यवहार को दंडित करना, दंड की यहाँ पे हमें बात ही नहीं करनी है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, प्रतिस्पर्धा अगर हम कर देंगे तो वो क्या ही वो सीखेंगे, वे कंपटीशन में ही फिर लग जाएंगे। बच्चों को सीखने में आनंद, ये सबसे पॉजिटिव टर्म है, आनंद की अनुभूति। जैसे ही अगर ये उनको मज़ा आने लग गया सीखने में, तो फिर उनकी जो प्रोग्रेस है या उनका जो मोटिवेशन है वहीं से ही वो बढ़ जाएगा, उस काम को वो और भी ज़्यादा मोटिवेट होकर करेंगे। यही सही आंसर है। नेक्स्ट है 29, क्वेश्चन 29। इसमें देखिए, बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक विकास स्वास्थ्य अधिगम डैश अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, अधिगम में बाधा डालता है, अधिगम से संबंधित नहीं है, अधिगम को सुसाधित करता है। तो यहाँ पे देखिए, करेक्ट आंसर यही है कि फैसिलिटेट करता है, क्योंकि बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है, ये अगर शारीरिक भी अगर गड़बड़ हुआ तब भी वो अधिगम की प्रोसेस जो है उस पर जो है प्रभाव डालेगा, और अगर जो है मतलब बाधा भी डालेगा, उसको प्रभावित करेगा, वो चाहे पॉजिटिव वे में करे चाहे नेगेटिव वे में करे, तो दोनों ही यहाँ पे हो गए, ठीक है। संबंधित नहीं है तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक, क्योंकि फिजिकल और मेंटल जो एबिलिटीज़ होती हैं, ये जो अधिगम होता है, लर्निंग जो होती है, इसको इफेक्ट डालती ही डालती है। तो इसको मेनली क्या है, फैसिलिटेट करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 30, आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है।
रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है, कि उसके जो प्रदर्शन में कौन सी ऐसी चीज़ है जो बाधा डाल रही है। पर्यावरणीय कारक, योग्यता की कमी, कोशिश की कमी या कठिन भाग्य। कठिन भाग्य तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि उनके यहाँ पे मेनली ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं, तो इसका रीज़न ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। योग्यता की कमी, जबकि वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो विज्ञान में बहुत अच्छी है। योग्यता की कमी, अगर वो योग्यता की कमी होती तो वो विज्ञान में अच्छी क्यों होती। पर्यावरणीय कारक, कुछ यहाँ पे अब कोई रीज़न नहीं हो रहा है। कोशिश की कमी, अगर वो अच्छी होने के बावजूद भी अगर अच्छे नंबर नहीं ला पा रही, इसका मतलब वो कोशिश नहीं कर रही है। जब तक कि वो कोशिश यानी प्रैक्टिस नहीं करेंगी तब तक कि उसकी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो यही सही आंसर है। तो यहाँ पे जो आपके 30 जो क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आप लोग को जो है, अगर किसी भी तरीके की आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है या कोई क्वेश्चन पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर इसका आंसर दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी आगे की जो नेक्स्ट पेपर जो हुआ है, ठीक है, 28 के बाद जो नेक्स्ट पेपर जो भी हुआ है उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।